हे गाइस, हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आज का ये करंट अफेयर सेशन, मुझे तो आप लोगों से बहुत ही शिकायत है क्योंकि आप लोग वीडियो को ठीक से वॉच ही नहीं करते। ना ही व्यूज़ होते हैं, ना लाइक्स होते हैं, ना कमेंट्स होते हैं, ना ही शेयरिंग, पता नहीं वो भी नहीं होती। जब व्यूज़ लाइक कमेंट ही नहीं है तो शेयरिंग कहाँ से होगी। लेकिन दोस्तों याद रखिएगा, जितना क्वालिटेटिव कंटेंट मैं आपको दे रही हूँ और आप इसकी कदर नहीं कर रहे हैं तो ये लॉस, ये नुकसान आपका है, क्योंकि मैं आपके लिए बहुत मन से मेहनत कर रही हूँ। और अगर आप इस चीज़ को नहीं समझते हैं तो रियली ये बहुत दुख की बात है, मेरे लिए भी और आपके लिए भी। इसीलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्यूसीएल को, और जब सब्सक्राइब करें तो बेल आइकन को हिट कर लें। वीडियो को हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है, कंप्लीट वॉच करें, लाइक शेयर और अच्छे कमेंट्स भी करें। चलिए अब आगे चलते हैं। पहला क्वेश्चन लेते हैं। हाल ही में इंडियन एयरफोर्स डे कब मनाया गया है। इंडियन एयरफोर्स डे तो ये मनाया गया है अभी 8 अक्टूबर यानी 8 अक्टूबर को। सबसे पहले जब इंडियन एयरफोर्स की स्थापना हुई थी 1932 में, तो इसका नाम था रॉयल इंडियन एयरफोर्स। क्या था? रॉयल इंडियन एयरफोर्स। क्योंकि भारतीय वायुसेना की जब स्थापना हुई तो वो ब्रिटिशर्स का टाइम था ना, ब्रिटिशर्स का टाइम 1932 में हुई है, तो उसका मतलब समझ सकते हैं ना, ब्रिटिशर्स का ही टाइम था। तो आज जो इंडियन एयरफोर्स है, ये इंडियन एयरफोर्स उस वक्त नहीं थी, तब ये रॉयल इंडियन एयरफोर्स थी। क्या थी? रॉयल इंडियन एयरफोर्स। और 1932 से 1950 तक रही। जब 1950 में कॉन्स्टिट्यूशन का यानी संवैधानिक समय शुरू हुआ भारत का, जब संविधान लागू हुआ तो कॉन्स्टिट्यूशन इम्पोज होने के बाद, यहाँ पर रिपब्लिक होने के बाद, फिर ये हो गई इंडियन एयरफोर्स। क्या हो गई? इंडियन एयरफोर्स। और क्योंकि ये 8 अक्टूबर 1932 में इस्टेब्लिश हुई थी, इसीलिए आज तक इंडियन एयरफोर्स, रॉयल तो हट गया 1950 में, इंडियन एयरफोर्स यानी भारतीय वायुसेना, लेकिन 8 अक्टूबर को ही भारतीय वायुसेना दिवस यानी इंडियन एयरफोर्स डे मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। हाल ही में अभी हेल्दी लाइफ के लिए अपोलो हॉस्पिटल ने अभी किस बैंक के साथ समझौता किया है? तो हेल्दी एंड लॉन्ग लाइफ के लिए, लोगों को हेल्दी और लॉन्ग लाइफ देने के लिए एक समझौता किया है HDFC बैंक के साथ। अपोलो ने, किसने? अपोलो हॉस्पिटल ने किया है समझौता HDFC बैंक के साथ। यानी एक हेल्दी और लॉन्ग लाइफ के लिए एक इंश्योरेंस पॉलिसी लॉन्च होगी, जिसके लिए अपोलो ने, जिससे लोगों को ट्रीटमेंट मिल सके। अच्छा, अपोलो ने क्या किया है? HDFC बैंक के साथ एक समझौता किया है। HDFC बैंक के जो CEO कौन है अभी? अब तक आदित्य पुरी थे, लेकिन अब कौन है? शशिधर जगदीशन। 1994 में इसकी स्थापना हुई। और ICICI बैंक की भी 1994 में हुई थी स्थापना। ये क्वेश्चन भी लूँगी अब इसका। और HDFC का और ICICI बैंक का, दोनों का हेडक्वार्टर मुंबई में है। दो चीज़ सेम है, इसलिए दोनों की बता देती हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है अभी, ध्यान से सुनिए। हाल ही में अभी इस बार के केमिस्ट्री यानी रसायन विज्ञान के नोबेल पुरस्कार का वितरण किन दो लोगों को किया गया है, यानी वितरण करने की घोषणा की गई है। क्वेश्चन दोबारा सुनिए। हाल ही में केमिस्ट्री का नोबेल किन लोगों को प्रदान करने की इस बार घोषणा की गई है? तो आपको 3 लोग बताए थे। किसके? मैंने बताया था 3 लोगों के बारे में। किसके थे वो? तो वो थे बायोलॉजी के, परसों बताया था। 3 बताए फिज़िक्स का नोबेल, 3 को बायोलॉजी का नोबेल मिला चिकित्सा क्षेत्र में, 3 को फिज़िक्स का नोबेल मिला। और आज ये घोषणा हुई है कि, मतलब कल ही हो गई थी घोषणा, कि केमिस्ट्री का नोबेल 2 लोगों को दिया जाएगा। अब इनके नाम मैं पूरे नहीं बता रही हूँ, एक का पूरा बता रही हूँ और एक का ऐसे जो आसानी से याद हो जाए, वरना आप याद नहीं कर पाएंगे। एक का नाम है इमैनुअल चारपियर। क्या नाम है? इमैनुअल चारपियर। और दूसरे वैज्ञानिक का नाम है जेनिफर ए। इनका इतना ही नाम याद रखेंगे, जेनिफर ए। तो केमिस्ट्री का नोबेल इस बार 2 लोगों को देने की घोषणा हुई है। केमिस्ट्री का नोबेल प्राइज़, क्या क्या नाम है? जेनिफर ए और दूसरे हैं इमैनुअल चारपियर। इमैनुअल चारपियर एक,
और दूसरे कौन है, जेनिफर ए, कौन है, जेनिफर ए, तो इमैनुअल, क्या, इमैनुअल चार्पियर एंड लगाएंगे, यानी दूसरे कौन है, जेनिफर ए। तो ये दोनों को मिलेगा इस बार केमिस्ट्री का नोबेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी किस देश के राष्ट्रपति सवा खालिद अल सवा ने इस्तीफ़ा दे दिया है। हाल ही में किस देश के प्रेसिडेंट सवा खालिद अल सवा ने इस्तीफ़ा दे दिया है, ने रिजिग्नेशन दे दिया है। अभी आपको बताया था खालिद अहमद अल सवा, आपको बताया था जब अभी कुवैत के पूर्व प्रधानमंत्री जो डेथ हुई थी, तो मैं तभी आपको बताया था कि कौन है, सवा खालिद अल सवा, और मैंने शॉर्ट में बता दिया था खालिद अहमद अल सवा। क्यों? ये जो अरेबियन कंट्रीज़ होती हैं उनमें क्या होता है, ऐसे होते हैं नाम, जैसे मान लीजिए कोई दादा का या बाप का, जैसे सवा चलता आया होगा उनके, तो सवा पहले लगा देंगे, फिर रियल नेम रखेंगे अपना खालिद, तो सवा खालिद अहमद और फिर अल सवा, क्योंकि उनके बाप के नाम के भी आगे। तो अरेबियन कंट्रीज़ में ये चलन देखा जाता है, ज़्यादातर होता है ये, मैंने कई जगह पढ़ा है, देखा है, मतलब नामों के बारे में, तो पढ़ के इस चीज़ को मैं समझ पाई हूँ। तो सवा खालिद अल सवा, तो ये मतलब सवा उनके अगर टाइटल होगा, तो इस तरह से, तो सवा खालिद अल सवा इन्होंने अभी इस्तीफ़ा दे दिया है। और ये बेशक कुवैत की बात हो रही है, तो कुवैत के राष्ट्रपति थे, और आपको बताया था कि जब ये पूर्व प्रेसिडेंट की डेथ हुई थी तब भी इनका नाम बताया था, है ना। तो सवा खालिद अल सवा ये कुवैत के प्रेसिडेंट थे, और इन्होंने अभी शासक थे, और इन्होंने अभी इस्तीफ़ा दे दिया है। कुवैत की कैपिटल क्या है, कुवैत सिटी, शासक, ठीक है, शासक कहना ज़्यादा ठीक है। और कुवैत की कैपिटल क्या है, कुवैती सिटी, क्या है कैपिटल, कुवैती सिटी। और करेंसी क्या है, करेंसी है कुवैती दिनार, क्या है, कुवैती दिनार। और इन यही थे अभी शासक खालिद अहमद यानी अल सवा, या सवा खालिद अल सवा, कुछ भी कहिए, इन्होंने भी रिज़ाइन कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सिरिकॉन मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किस देश, सिरिकॉन हाइपरसोनिक मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किस देश ने किया है। आपको 3 टर्म बताई थी, सबसोनिक, सुपरसोनिक, हाइपरसोनिक बताई थी ना, उस दिन भी ब्रह्मोस की बात हुई थी, तब भी बताया था मैंने कि मैंने पढ़ा था सुपरसोनिक, हाइपरसोनिक और सबसोनिक, तभी भी मैंने ब्रह्मोस के बारे में पढ़ा था। तो ये अभी क्या, हाइपरसोनिक, तो सिरिकॉन हाइपरसोनिक मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण यानी टेस्टिंग किस देश ने की है, तो रशिया ने। किसने, रशिया ने अभी क्या किया है, सफलतापूर्वक यानी सक्सेसफुली टेस्टिंग की है सिरिकॉन हाइपरसोनिक मिसाइल की। अभी टेस्टिंग हुई है और ज़्यादा इसकी डिटेल आएगी तो जब बताऊंगी। अभी क्या याद रखेंगे आप, सिरिकॉन हाइपरसोनिक मिसाइल का टेस्टिंग किया है रशिया ने। रशिया में उरल के पहाड़ हैं, आपको कल भी बताया था, और यूरोप के सबसे ऊंचे हाईएस्ट माउंटेन कौन से, माउंट एल्ब्रस, ये भी आपको बताता है। लेक वेकल और लेक वेकाल दोनों ही बोलते हैं इसको, हिंदी में वेकाल, इंग्लिश में वेकल, और ये भी रशिया में है। और आपको मैंने ये भी बताया था, मिखाइल मित्सुतिन कौन है, ये प्रधानमंत्री हैं रशिया के, और व्लादिमीर पुतिन कौन है, प्रेसिडेंट है। और रशियन रूबल करेंसी है, मॉस्को कैपिटल है, दुनिया का सबसे ठंडा स्थान भी मैंने आपको यहीं पे बताया था। तो खैर ये रशिया की बात हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी यूजीसी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन ने कितनी यूनिवर्सिटीज़ को फ़र्जी यानी इलीगल घोषित किया है। यूजीसी की फुल फॉर्म होती है यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। क्या होती है, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। तो यूजीसी ने अभी कितनी यूनिवर्सिटीज़ को इलीगल यानी फ़र्जी घोषित किया है। तो फ़र्जी है तो इलीगल हो गई, ठीक है ना। तो यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन इन्होंने अभी घोषित किया है इंडिया के अंदर 24 विश्वविद्यालयों को फ़र्जी, कितने, 24 यूनिवर्सिटीज़ को इलीगल यूनिवर्सिटी यानी फ़र्जी यूनिवर्सिटी घोषित किया है। अब देखिए यूजीसी ने यूपी के अंदर ही 8 यूनिवर्सिटीज़ को
फर्जी घोषित कर दिया। 8 विश्वविद्यालय ऐसे हैं जिनको फर्जी घोषित कर दिया गया। दिल्ली में लगभग 7 यूनिवर्सिटीज़ ऐसी हैं जिन्हें फर्जी घोषित कर दिया गया है, और उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में भी 2-2 यूनिवर्सिटी ऐसी हैं जिनको फर्जी घोषित कर दिया गया। तो 19 तो यही हो गई, बाकी बचती है 5, तो एक कहीं की, एक कहीं की, एक कहीं की, इस तरह से कुल मिलाकर पूरे इंडिया के अंदर 24 विश्वविद्यालय यानी 24 यूनिवर्सिटीज़ की एक लिस्ट है जिसको यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन ने फर्जी यानी इल्लीगल घोषित कर दिया है। अब डीपी सिंह ये यूजीसी के चेयरमैन है। कौन है? डीपी सिंह। 1956 में इसका स्टेबलाइजेशन हुआ यूजीसी का, और न्यू दिल्ली में हेडक्वार्टर है। कहाँ है? न्यू दिल्ली में हेडक्वार्टर है। कैसा लग रहा है आपको? प्लीज़ सेशन ज़रूर बताएं मुझे। देखिए, वैसे एक बात बताऊँ आपको, कायदे की बात यह है कि हकीकत में शासक मैंने इसलिए कहा क्योंकि देखिए, मैंने अभी तक कुवैत के प्रेसिडेंट के बारे में नहीं पढ़ा। जब तक मैं पढ़ूंगी तब आपको बताऊंगी। ये भी जो सवा खालिद अल सवा जिन्होंने भी रिजिग्नेशन दिया है, त्यागपत्र, ये असल में प्राइम मिनिस्टर हैं। इसीलिए मैंने शासक, क्योंकि वहाँ पे आपने भी देखा होगा, मैंने कहा सऊदीया के सुल्तान, तो ये थोड़ा सा कंसेप्ट देखने को मिल जाता है वहाँ पे, तो इसीलिए मैंने कुवैत के शासक पिछली बार भी तो ये हैं कि आप प्रधानमंत्री हैं कुवैत के। मैंने प्रेसिडेंट के बारे में पढ़ा ही नहीं है। अब प्रेसिडेंट होंगे तो मैं पढ़ूंगी, कभी तो बताऊंगी, लेकिन मुझे लगता ही नहीं है कि वहाँ प्रेसिडेंट का कोई कंसेप्ट है, क्योंकि मैंने नहीं पढ़ा। जब मैं पढ़ूंगी वही मैं आपको बताऊंगी। तो प्रेसिडेंट का मैंने अभी तक तो कोई कॉन्सेप्ट पढ़ा नहीं है, और अगर मेरी नज़र में कुछ ऐसा आता है तो ये प्रधानमंत्री हैं, इसलिए मैंने शासक, क्योंकि हमारे जो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी है ना, इनडायरेक्टली तो जो पावर होती है वो प्रेसिडेंट को होती है, लेकिन बस ये समझ लीजिए कि दादा दादी बुज़ुर्ग तो हैं, बड़े तो हैं आपके घर के, लेकिन पावर किसके हाथ में है? जनता की जो शक्ति है वो किस में निहित है पूरी की पूरी? तो प्रधानमंत्री में। तो मगर आपके जो आपके पिता हैं वो कौन हुए? प्रधानमंत्री हुए। तो इसीलिए मैंने एक शासक कहा है यहाँ पे, याद रखिएगा, क्योंकि राष्ट्रपति नहीं है ये, ठीक है। सवा खालिद अल सवा, और इनसे पहले भी जिनकी डेथ हुई थी, जिनका क्वेश्चन बताया था मैंने 2-3 दिन पहले, वो भी पूर्व प्रधानमंत्री ही थे। तो जनता की जो कॉन्स्टिट्यूशनल संवैधानिक शक्ति, जो जनता की जो जन का प्रतिनिधित्व करने की जो डायरेक्ट पावर होती है, वो किसको होती है? वो प्रधानमंत्री को होती है, क्योंकि वो मुख्य प्रधान हैं देश के, और देश की जनता के चीफ है, मुख्य है ना, हेड है। इसीलिए मैंने शासक कहा है। तो ये प्रधानमंत्री हैं, याद रखिएगा। इस कंसेप्ट को क्लियर करवा दूं, वरना शायद फिर क्लियर ना हो पाए और मैं भूल गई कि कोई क्वेश्चन ना लिया मैंने कभी। भाई कोई क्वेश्चन आएगा तभी लूँगी, तो इसलिए मैं बता दे रही हूँ। प्राइम मिनिस्टर है सवा खालिद अल सवा, जिन्होंने भी रिजिग्नेशन दिया, और ये प्रधानमंत्री थे अब तक कुवैत के, ठीक है। ओके, अब एक फैक्ट और सुनिए जो HDFC का बताया है मैंने आपको, लॉन्ग एंड हेल्दी लाइफ। तो ये प्रोग्राम है जो HDFC के साथ अपोलो हॉस्पिटल ने समझौता किया है। क्या अपोलो ने समझौता किया है? HDFC ने नहीं। किसने किया है? अपोलो ने। HDFC ने नहीं किया, HDFC के साथ किया है। इतना एक एक चीज़ बारीकी से, तो अपोलो ने HDFC के साथ किया है। क्या? हेल्दी लाइफ प्रोग्राम के लिए समझौता। ये ज़रूर याद रखिएगा, ये कुछ बातें होती हैं जो ज़रूर याद रखनी होती हैं। चलिए आगे चलते हैं। हाल ही में अभी LAS डेबिट कार्ड फैसिलिटी किस बैंक ने अपने ग्राहकों के लिए लॉन्च की है? तो LAS डेबिट कार्ड फैसिलिटी ये किस बैंक ने अपने ग्राहकों के लिए लॉन्च की है? तो ICICI बैंक ने। मैंने अभी आपको बताया था ICICI का एक क्वेश्चन लूँगी। इंडस्ट्रियल क्रेडिट इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, इसके हेड कौन है? संदीप बख्शी हैं, यानी CEO हैं संदीप बख्शी। इसी का बताया था 1994 में HDFC की और ये ICICI दोनों बैंक स्थापित हुए थे और मुंबई में दोनों का हेडक्वार्टर है, ठीक है। तो अब बात तो क्लियर हो गई होगी। तो अभी क्या है? LAS यानी लोन अगेंस्ट सिक्योरिटी, और इसी का एक डेबिट कार्ड जो जिससे कि ग्राहकों की मदद हो सके
इसीलिए LAS लोन अगेन सिक्योरिटी यानी LAS डेबिट कार्ड नामक एक डेबिट कार्ड लॉन्च किया है। किसने? ICICI बैंक ने, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में भी किसान रथ, हाँ, किसान रथ मोबाइल ऐप किस राज्य सरकार ने शुरू किया है? किसान रथ, एक मिनट, ठीक है, किसान रथ मोबाइल ऐप किस राज्य सरकार ने शुरू किया है, लॉन्च किया है? तो असम राज्य सरकार ने। ये बायर और सेलर के कांटेक्ट को बेहतर और मजबूत बनाने के लिए शुरू किया गया है। फल और सब्जी यानी वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स की जो बिक्री होती है, जो खरीदते हैं वो कौन होते हैं? बायर्स। जो बेचते हैं वो कौन होते हैं? सेलर्स। तो बायर को प्रोडक्ट्स जो प्रोडक्शन है वो इजीली अवेलेबल हो सके, सेलर को अपनी कॉस्ट अवेलेबल हो सके, दोनों का एक कांटेक्ट मेंटेन हो सके, यानी एक रिलेशन मतलब मेंटेन हो सके, एक रिलेशन बन सके बेहतर, एक उनका मार्केट वैल्यू जो है वो उन दोनों के बीच की जो एक मतलब एक संबंध है, एक संपर्क है, वो मजबूत हो सके। इसीलिए ये किसान रथ मोबाइल ऐप ये अभी शुरू किया। असम के मुख्यमंत्री ने फल और सब्जियों की बिक्री और ख़रीदारी यानी सेलर और बायर के कांटेक्ट और रिलेशन की मजबूती के लिए कौन सी? किसान रथ मोबाइल ऐप किसने शुरू की? असम के चीफ मिनिस्टर सर्बानंद सोनोवाल ने। किसान मित्र कहाँ पॉइंट हुए थे? हरियाणा में। ये किसान रथ मोबाइल ऐप है, ठीक है। ये किसान मित्र हरियाणा में और आरोग्य मित्र आंध्र प्रदेश में। स्वास्थ्य मित्र कहाँ? ये मित्र की बात मैंने किसान के ऊपर की तो अभी तीनों बता दिए। स्वास्थ्य मित्र हुए थे राजस्थान में। बहरहाल ये मोबाइल ऐप कौन सी है? किसान रथ। असम की बात करें, धनमंत्री योजना वैसे ही चल रही है वहाँ पर। धनमंत्री रथ गुजरात में चल रहे हैं। और असम की बात करें तो असम में एक गोल्डन बाग देखा गया अभी, किसमें? काजीरंगा में। एक सिंग वाले गैंडे के लिए फेमस है। मानस हाथियों के लिए मानस हाथियों के लिए एक फेमस नेशनल पार्क है। और असम की देहिंग पटकाई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है अब नेशनल पार्क में अपग्रेड हो रही है। पोवा टाइगर रिजर्व वो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में अपग्रेड हो रहा है, ठीक है। और असम की कौन है? हेमादास, इनको डींग एक्सप्रेस के नाम से जाना जाता है। एक प्रज्ञा रेडियो स्कूल शुरू हुआ है। स्टूडेंट्स का एजुकेशनल प्रोग्राम है। एक्चुअली क्या है? स्टूडेंट्स के लिए एजुकेशन प्रोवाइड करने के लिए एक इनिशिएटिव ये शुरू हुआ था, एक प्रोग्राम शुरू हुआ था, प्रज्ञा रेडियो प्रोग्राम, ठीक है। तो ये तमाम फैक्ट हैं असम के। और गवर्नर कौन है? जगदीश मुखी। कैपिटल क्या है? दिसपुर। तो ये तमाम बातें आप याद रखेंगे, ठीक है। क्वेश्चन है हाल ही में अभी सैनिटाइज़र एंड मास्क की कॉस्ट प्राइस को फिक्स करने वाला फर्स्ट स्टेट ऑफ इंडिया कौन बन गया है? भारत का ऐसा पहला राज्य जिसने सैनिटाइज़र और मास्क की कीमत को फिक्स कर दिया है, निश्चित कर दिया है। कौन बन गया है? मास्क और सैनिटाइज़र की कीमत को फिक्स करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है? तो महाराष्ट्र इंडिया का फर्स्ट स्टेट बना है जिसने कॉस्ट, किसकी कॉस्ट? सैनिटाइज़र और मास्क की कॉस्ट को, जो कीमत है उसको फिक्स कर दिया है। तो पहला फिक्स करने वाला सैनिटाइज़र और मास्क की कीमत को जो राज्य बना है भारत का, कौन बना है? महाराष्ट्र। याद रखिएगा। महाराष्ट्र ने अभी खुली सिगरेट की बिक्री पर पाबंदी लगाई थी, खुली सिगरेट की बिक्री पर, ताकि वो जो वार्निंग्स हैं, वो सारी जो हार्म्स हैं, वो पैकेट पे तो लिखे रहेंगे, खुली सिगरेट पे थोड़ी लिखे रहते हैं। तो लोग उसे पढ़ें, उसके नुकसानात को जानें। और अगर खुली सिगरेट खरीदेंगे तो क्या, एक सिगरेट ले लेंगे, 2 सिगरेट ले लेंगे, उससे क्या होगा? वो लोग उसके जो कितनी वो हार्मफुल है वो इस बात से वाकिफ़ नहीं हो पाएंगे। इसीलिए महाराष्ट्र ने खुली सिगरेट की बिक्री पर पाबंदी लगा दी। और राजस्थान ने ई सिगरेट को बैन किया था, मैंने आपको पढ़ाया था। खैर, महाराष्ट्र ने
मी अन्नपूर्णा पहल, कौन सा इनिशिएटिव? मी अन्नपूर्णा इनिशिएटिव, ये लॉन्च किया था। प्रोजेक्ट प्लेटिना लॉन्च किया था, कौन सा? प्रोजेक्ट प्लेटिना। और एक मेरा परिवार मेरी जिम्मेदारी, माय फैमिली माय रिस्पॉन्सिबिलिटी कैंपेन, मेरा परिवार मेरी जिम्मेदारी, ये एक अभियान शुरू हुआ है महाराष्ट्र में। कहाँ? महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में लोनार झील काफ़ी फेमस है, जिसको कलर चेंज होने के बाद से लगभग चर्चा में ज़्यादा आ गई है। तो इसको याद रखिएगा, लोनार लेक है ना, पानी का कलर चेंज हुआ है। और क्या महाराष्ट्र का लावड़ी डांस, कौन सा नृत्य है? लावड़ी। और महाराष्ट्र फ्री हेल्थ इंश्योरेंस प्रोवाइड करने वाला इंडिया का पहला स्टेट, यानी फर्स्ट स्टेट बना, पहला राज्य बना है। और जी इंडिया की बात करें तो इंडिया में महाराष्ट्र का ये तो हो गया कि पहला स्वास्थ्य बीमा प्रदान करने वाला मुफ्त में बना है अपने नागरिकों को महाराष्ट्र, ये तो बात हो गई। लेकिन महाराष्ट्र के जो चीफ जस्टिस ऑफ बॉम्बे हाई कोर्ट कौन है? दीपांकर दत्ता। नवेगांव, गुगमल और संजय गांधी ये नेशनल पार्क है। मुंबई कैपिटल है। उद्धव ठाकरे चीफ मिनिस्टर, भगत सिंह कोश्यारी राज्यपाल हैं और इन्होंने एडिशनल चार्ज गोवा का भी संभाल रखा है भगत सिंह कोश्यारी ने। क्या ख्याल है, कैसा लगा? नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में अभी भारत सरकार ने साइबर सुरक्षा क्षेत्र में किस देश के साथ समझौता किया है? हाल ही में भारत सरकार ने साइबर सिक्योरिटी सेक्टर में एक समझौता किस देश के साथ किया है? हाल ही में भारत सरकार ने, यानी अपने देश भारत ने, किसने? अपने देश भारत ने साइबर सिक्योरिटी के लिए, यानी साइबर सुरक्षा क्षेत्र में एक समझौता किस देश के साथ किया है? तो बिल्कुल जापान के साथ। जापान के साथ साइबर सुरक्षा क्षेत्र में एक समझौता कर लिया है अपने देश भारत ने। जापान की बात है, कल भी बताया था। डाइट क्या है? संसद है। रूस की क्या बताई थी? ड्यूमा। इजराइल की क्या बताई थी? नेसेट। ठीक है। और इंडिया की तो पता ही है आपको, पार्लियामेंट। ठीक है, कौन सी, क्यों, कितने सदन है, क्या अपने देश का तो सबको पता है। ठीक है, तो ये तमाम बातें हो गई। और इसके अलावा जापान के, मैंने आपको एक प्रधानमंत्री अभी उस जापान के जो बने उनका नाम पूछा था, नहीं बताया आपने, हैं? यूसी हिरेसुगा बताया था ना आपको। यूसी हिरेसुगा भी नाम याद रखेंगे तो यूसी हिरेसुगा भी नाम याद रखा, इतना भी तो भी आपका काम चलेगा। ठीक है, तो यूसी हिरेसुगा भी याद रखेंगे, इतना भी बहुत है। येन करेंसी है, टोक्यो कैपिटल है जापान की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। हाल ही में आईपीपीबी, इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक के नए एमडी एंड सीईओ कौन बने हैं? आईपीपीबी, इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक के नए एमडी एंड सीईओ कौन बने हैं? तो जे वेंकटरमो ये इंडियन पोस्ट बैंक के नए एमडी एंड सीईओ बन गए हैं। 2018 में इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक की स्थापना हुई। किसमें? 2018 में एस्टैब्लिशमेंट हुआ आईपीपीबी का, और हेडक्वार्टर का है न्यू दिल्ली में। और जे वेंकटरमो ये तो अभी एमडी एंड सीईओ बने हैं, नए बिल्कुल न्यू जिनका बारे में मैंने आपको बताया है। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन लेने से पहले एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, मुझे इंग्लिश पढ़ानी है आप लोगों को। मैं वोकैबलरी के वीडियोस तो करवा देती हूँ, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि मुझे टॉपिक्स चाहिए जो आपको कम्पिटिटिव लेवल पर ज़्यादा रिक्वायरमेंट है जिन टॉपिक्स की। प्लीज़ आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में उनकी लिस्ट ज़रूर भेज दें कि आप हमें कॉम्प्रिहेंशन पे करवाइए, आप हमें ये करवाएं, आप हमें वो करवाएं। आप मुझे टॉपिक्स के नाम बता दें ताकि मैं एक कलेक्शन बना लूँ, उनका एक सिलेबस बना लूँ इंग्लिश का। मैंने इंग्लिश का ही सिलेबस नहीं बनाया आप लोगों का, तो वोकैबलरी की वीडियोस तो मैं करवा रही हूँ, लेकिन मुझे इंग्लिश के जो टॉपिक्स हैं उनका एक सिलेबस अरेंज करना है जो कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में आपकी बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है। प्लीज़ मुझे उन टॉपिक्स की लिस्ट ज़रूर कमेंट बॉक्स में भेज दीजिए, ज़रूर कमेंट में लिख दीजिए ताकि मैं उन टॉपिक्स का कंटेंट बना लूँ। तो आपसे मेरी रिक्वेस्ट है, मुझे इंग्लिश में मैं कौन से टॉपिक्स आपको पढ़ाऊँ, मुझे इसमें हेल्प करें ताकि मैं वो टॉपिक्स का एक आपके लिए एक कलेक्शन बना लूँ और फिर उनका मटेरियल
जो है कंटेंट जो है उनका सिलेक्ट करूँ, तो एक एक टॉपिक करके आपको पढ़ाऊँ। तो प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है, मुझे कमेंट बॉक्स में लिखें क्या क्या टॉपिक्स आपकी इंग्लिश में रिक्वायरमेंट हैं। क्वेश्चन सुनिए, आप क्वेश्चन सुनिए। हाल ही में अभी भारतीय कपास का नए ब्रांड एंड लोगो, न्यू ब्रांड एंड न्यू लोगो किसका? भारतीय कपास का। किसने लॉन्च किया है? तो हमारी केंद्रीय वस्त्र मंत्री हैं, है ना। तो कौन है केंद्रीय वस्त्र मंत्री? स्मृति ईरानी। स्मृति ईरानी ये केंद्रीय वस्त्र मंत्री हैं और इन्होंने अभी भारतीय कपास यानी इंडियन कॉटन का न्यू ब्रांड एंड न्यू लोगो लॉन्च किया है। जो अंतर्राष्ट्रीय बाजार है, इंटरनेशनल मार्केट, उसमें इंडियन कॉटन यानी भारतीय कपास को कस्तूरी कपास के नाम से बेचा जाएगा। किसके? कस्तूरी कपास। कस्तूरी हल्दी सुनी है ना आज तक, अब ये कस्तूरी कपास है। तो कस्तूरी कपास ये ब्रांड का नाम रखा गया है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार इंटरनेशनल मार्केट में भारतीय कपास को इसी नाम से बेचा जाएगा। और लोगो आप देख नहीं सकते हैं, बस इतना समझ लें कि भारतीय कपास का नया लोगो और नया ब्रांड स्मृति ईरानी, केंद्रीय जो हमारी प्रेजेंट टाइम की केंद्रीय वस्त्र मंत्री हैं, इन्होंने अभी लॉन्च कर दिया है। क्या है नया ब्रांड? कस्तूरी कपास। नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिए। नेक्स्ट क्वेश्चन सुनना है आपको। हाँ, यस, क्वेश्चन है हाल ही में अभी NCERT की सभी पुस्तकों को भारतीय सांकेतिक भाषा में किसने लॉन्च करने की घोषणा कर दी है? NCERT की सभी पुस्तकों को किसने भारतीय सांकेतिक भाषा में लॉन्च करने की घोषणा कर दी है? तो ये आपके यानी कि प्रेजेंट टाइम के हम सब के मिनिस्टर यानी मिनिस्ट्री ऑफ जस्टिस एंड सोशल एम्पावरमेंट हैं। कौन है? सामाजिक एवं अधिकारिता न्याय मंत्री। क्या नाम है इनका? थावर चंद गहलोत। इन्होंने ही भारतीय सांकेतिक भाषा में NCERT की सभी पुस्तकों को लॉन्च करने की घोषणा कर दी। और लास्ट क्वेश्चन है कि अभी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के डिप्टी गवर्नर कौन बनाए गए हैं? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के नए डिप्टी गवर्नर कौन बनाए गए हैं? तो M राजेश्वर। कौन? M राजेश्वर। गवर्नर कौन है RBI के? शक्तिकांत दास। पूछ लिया जाता है किस नंबर के हैं? तो 25 नंबर के। स्थापना कब हुई RBI की? यानी 1 अप्रैल 1935। हेडक्वार्टर कहाँ है? तो हेडक्वार्टर है मुंबई में। अभी बताया गवर्नर कौन है, तो क्या नाम बताया? शक्तिकांत दास। और ये जो है M राजेश्वर, ये नए नए डिप्टी गवर्नर ऑफ RBI बने हैं। कैसा लगा आपको सेशन? ज़रूर बताएं। अपना ख्याल रखें, खुश रहें, बी हैप्पी, कीप स्माइलिंग। थैंक्स फॉर वॉचिंग।